हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा कंक्रीट टेक्नोलॉजी। आपका कोई भी एग्जामिनेशन हो, चाहे वो इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन है, चाहे स्टेट लेवल असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जामिनेशन है, चाहे एसएससी चाहिए या स्टेट लेवल चाहिए, सब में कंक्रीट टेक्नोलॉजी और बिल्डिंग मटेरियल लगभग 25% तक आता है और आपको 50 से 60% मार्क्स इन सभी एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए चाहिए होते हैं। मैं इस वीडियो में 5 क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा जिसमें लगभग 100 कंसेप्ट होंगे और हर एक कंसेप्ट को मैं बहुत ही बारीकी से डिस्कस करने वाला हूं। मैं अब इन क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाला हूं जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। या तो ये क्वेश्चन एग्जाम्स में आ चुके हैं या इनसे रिलेटेड कंसेप्ट्स एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। पूरा डिस्कशन प्रॉपर हिंदी में होगा और इंग्लिश में भी टर्म्स के बारे में बताया जाएगा। अगर आप अपनी नॉलेज इंप्रूव करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, और अगर आप कंक्रीट टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छे से जानते हैं तो हम देख सकते हैं कि आप कितने बड़े खिलाड़ी हैं। लेट्स स्टार्ट। अब हम आते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको ये बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट है जल दुर्भिद सीमेंट या हाइड्रोफोबिक सीमेंट में गीला होने की क्षमता कम होती है। अब हम इसको एनालाइज करेंगे। सबसे पहली बात, हाइड्रोफोबिक सीमेंट का क्या मतलब होता है। हाइड्रो का मतलब होता है जल और फोबिक का मतलब होता है डर। हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है जो जल से डरता है या जल से दूर रहता है। हाइड्रोफोबिया एक बीमारी भी होती है जिसमें इंसान को पानी से डर लगने लगता है। पहला स्टेटमेंट आपका सही हुआ, जल दुर्भिद सीमेंट में गीला होने की क्षमता कम होगी। हमें ये देखना पड़ेगा कि हाइड्रोफोबिक सीमेंट बनता कैसे है। हाइड्रोफोबिक सीमेंट को बनाने के लिए आप ओपीसी क्लिंकर में ऑलिक एसिड, स्टीयरिक एसिड या पेंटाक्लोरोफिनॉल मिलाते हैं। इनमें से किसी भी एक को आप मिला देंगे ओपीसी क्लिंकर में तो हाइड्रोफोबिक सीमेंट बन जाएगा और इनका प्रतिशत रखा जाता है 0.1 से 0.4% सीमेंट के भार के अनुसार। अब हमें ये जानना होगा कि ओपीसी क्लिंकर का क्या मतलब होता है और ये जो ऑलिक एसिड है इनके बारे में भी हम थोड़ी सी जानकारी लेंगे। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ये बहुत पूछा जाता है कि हाइड्रोफोबिक सीमेंट बनाने के लिए ओपीसी सीमेंट में या क्लिंकर में क्या मिलाया जाता है, तो इसलिए आपको ये नाम याद रखने हैं। अब हमें जानना है कि क्लिंकर का क्या मतलब होता है। इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि सीमेंट किस तरह से बनाया जाता है। सीमेंट बनाने के लिए आपको चूना चाहिए, सिलिका चाहिए, एल्यूमिना और बाकी ऑक्साइड कंपाउंड चाहिए होते हैं। इन सभी को मिलाकर फर्नेस में डाला जाता है। फर्नेस को 1500 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो हम जो पत्थर मिलते हैं उन्हें हम क्लिंकर बोलते हैं। इसी क्लिंकर को पीस के सीमेंट बनाया जाता है। भट्टी में से निकलने वाला क्लिंकर इस आकार का होता है। ये भी क्लिंकर की दूसरी फोटो है। अब हम थोड़ा जान लेते हैं। ऑलिक एसिड एक प्रकार का ऑयल होता है। स्टीयरिक एसिड, इसका इस्तेमाल सोप या साबुन बनाने में किया जाता है और पेंटाक्लोरोफिनॉल का इस्तेमाल वुड प्रेजर्वेटिव के रूप में किया जाता है। इसका काम होता है लकड़ी को पानी के हमले से बचाना। इस तरह से आप याद भी रख सकते हैं। ऑलिक एक तरीके का ऑयल, स्टीयरिक एक सोप हो गया और पेंटाक्लोरोफिनॉल वुड प्रिजर्वेटिव। जब सीमेंट क्लिंकर को ऑलिक एसिड, स्टीयरिक एसिड या पेंटाक्लोरोफिनॉल से मिलाकर पीसा जाता है तो जो सीमेंट का कण होता है उसके चारों तरफ एक जल को पराकर्षित करने वाली एक परत बन जाती है। ये जो जल पराकर्षक परत होती है ये मॉइस्चर को सीमेंट के कणों के संपर्क में नहीं आने देती, इस वजह से मॉइस्चर का प्रभाव नहीं होता। बेसिक फंडा क्या है? बेसिक फंडा ये है, कोई भी पदार्थ है यदि आप उसमें ऑयल मिला देंगे या तेल मिला देंगे तो वो पानी को विकर्षित या उसको उससे दूर भागने लगेगा। तो यही कंसेप्ट यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। इस परत के कारण सीमेंट के कण पानी के साथ प्रतिक्रिया नहीं कर पाते, इस वजह से प्रारंभिक जो सामर्थ्य होता है वो देर से आता है। इसका इस्तेमाल बेसमेंट में किया जाता है। बेसमेंट वो जगह होती है जहाँ पर वाटर टेबल की वजह से पानी की अधिकता मौजूद होती है। किसी भी मकान के नीचे का इलाका बेसमेंट कहलाया जा सकता है। मैंने जो कुछ भी हाइड्रोफोबिक सीमेंट के बारे में एक्सप्लेन किया है वो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, अगला पॉइंट और ये 5वां पॉइंट। अब नेक्स्ट हम ये और देख लेते हैं वाटर प्रूफ सीमेंट। वाटर प्रूफ सीमेंट ये हाइड्रोफोबिक सीमेंट से भी अधिक जलरोधी होता है। इसको बनाने के लिए ओपीसी क्लिंकर में या तो वाटर प्रूफिंग एजेंट जिन्हें जलरोधक कारक कहा जाता है मिलाए जाते हैं, जैसे कैल्शियम स्टीयरेट और एल्यूमिनियम स्टीयरेट, या ओपीसी क्लिंकर में नॉन सपोनिफिएबल ऑयल मिला जाता है। ये वो ऑयल होता है जिससे साबुन नहीं बनाया जा सकता। ये आपको याद रखना पड़ेगा, कैल्शियम स्टीयरेट, एल्यूमिनियम स्टीयरेट और नॉन सपोनिफिएबल ऑयल। ये आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। वाटर प्रूफ सीमेंट अधिक इम्परमिएबल होता है। इम्परमिएबल का मतलब होता है अपारगम्य और इसका मतलब हमें समझना पड़ेगा। इस चित्र को देखिए, इसमें पानी ऊपर से डाला जा रहा है और ये पानी इसमें से होकर नीचे गुजर रहा है। तो परमिएबिलिटी पानी की वो स्पीड होती है जिसके द्वारा वो इस पदार्थ से होकर गुजर रहा है। इसलिए वो पदार्थ जिसमें पानी आसानी से होकर गुजर जाए उसे परमिएबल कहेंगे और वो पदार्थ जिसमें पानी आसानी से होकर ना गुजरे या उसमें से निकल ही ना पाए तो उसे नॉन परमिएबल कहते हैं। वाटर प्रूफिंग सीमेंट कंक्रीट को नॉन परमिएबल बना देता है।
ये वाटर प्रूफ सीमेंट से बनी सतह का एक उदाहरण है। आप देख सकते हैं कि पानी किस तरह से सीमेंट के अंदर या सतह के अंदर नहीं जा पा रहा है। वाटर प्रूफिंग सीमेंट का इस्तेमाल वाटर टैंक के अंदरूनी दीवारों को बनाने के लिए किया जा सकता है। इसका इस्तेमाल स्विमिंग पूल की दीवारों व इसके नीचे के फर्श को बनाने में भी किया जा सकता है। इस सीमेंट का इस्तेमाल उन पुलों की नींवों में किया जा सकता है जो कि पानी के अंदर खड़े हैं। यहाँ पर आप वाटर प्रूफिंग सीमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल उन रिटेनिंग वालों या धारण दीवारों में भी किया जा सकता है जहाँ पर पानी का प्रभाव है। ये सभी पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं, आप यहाँ से भी देखकर इसे समझ सकते हैं। अब हम दूसरे और तीसरे स्टेटमेंट को साथ लेकर चलेंगे। दूसरा स्टेटमेंट है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट या तीव्र कठोरी सीमेंट का इस्तेमाल रुके हुए पानी या बहते हुए पानी में किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट है शीघ्र सेट होने वाला सीमेंट या क्विक सेटिंग सीमेंट प्रारंभिक समय में ही अधिक सामर्थ्य प्राप्त कर लेता है। हमें समझना होगा सेटिंग और हार्डनिंग में क्या फ़र्क होता है। एक ताज़ा तैयार किया गया कंक्रीट सेटिंग के कारण तरल से ठोस अवस्था में आ जाता है। प्रारंभिक जमाव में 30 मिनट लगते हैं। यदि इस समय के दौरान फॉर्म वर्क को हटा दिया जाए तो क्रैक पैदा हो सकते हैं और ऐसा भी हो सकता है कि पूरा का पूरा कंक्रीट नीचे आ जाए। अब ये फॉर्म वर्क का क्या मतलब होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर्म वर्क लगाया गया है। फॉर्म वर्क साइड में और नीचे से लगाया जाता है। ये इसलिए लगाया जाता है ताकि कंक्रीट को मनचाहा आकार दिया जा सके। फॉर्म वर्क या शटरिंग तब तक लगाई जाती है जब तक कंक्रीट पूरी तरह से कठोर नहीं हो जाता। यहाँ पर ताज़े कंक्रीट से बनी एक बीम दिखाई गई है जिसके नीचे फॉर्म वर्क लगा हुआ है। साधारण पोर्टलैंड सीमेंट का अंतिम जमाव काल 10 घंटे होता है। यदि इस समय तक फॉर्म वर्क को हटा दिया जाए तो बीम नीचे की तरफ झुक जाएगी और उसमें दरारें पड़ सकती हैं। अब हम आते हैं हार्डनिंग पर। हार्डनिंग से कंक्रीट में सामर्थ्य का विकास होता है। इसमें 28 दिन का समय लगता है। यदि 28 दिन के बाद फॉर्म वर्क को हटा दिया जाए तो कोई क्रैक नहीं पड़ेगा और वो अपने भार के साथ साथ एक्स्ट्रा ऊपर से पड़ने वाले भार को भी वहन कर सकेगी। इस चित्र में दिखाया गया है कि पानी के अंदर कंक्रीटिंग कैसे की जाती है। इस चित्र में कंक्रीट का एक पाइप दिखाया गया है। इस पाइप में कंक्रीट ऊपर डाला जाता है और ये पाइप इस कंक्रीट को सीधे पानी के अंदर तक ले जाता है। इस कंक्रीट में क्विक सेटिंग गुण होने चाहिए ताकि पानी के प्रवाह का कोई फर्क इस पर ना पड़े। क्विक सेट होने की वजह से ये कंक्रीट पानी में इधर उधर नहीं फैलता। रुके हुए पानी या बहते हुए पानी में हमें रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की जगह क्विक सेटिंग सीमेंट की आवश्यकता होती है। तो सेकंड स्टेटमेंट हो गया हमारा गलत। अब हम आते हैं थर्ड स्टेटमेंट पे। तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है क्योंकि शीघ्र सेट होने वाला सीमेंट प्रारंभिक समय में अधिक सामर्थ्य प्राप्त नहीं करता। जो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट होता है वो प्रारंभिक समय में अधिक सामर्थ्य प्राप्त कर लेता है। अब ये कैसे होता है इसके लिए हम आगे देखते हैं। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट समझने के लिए हमें ओपीसी सीमेंट की संरचना को समझना पड़ेगा। ओपीसी सीमेंट 4 यौगिकों से मिलकर बना होता है, C3S, C2S, C3A और C4AF, जिसमें C3S और C2S स्ट्रेंथ या सामर्थ्य के लिए जिम्मेदार होते हैं और C3 और C4AF सेटिंग के लिए जिम्मेदार होते हैं। इन चारों यौगिकों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल हम इतना जान लेते हैं कि C3S से हमें इनिशियल स्ट्रेंथ या प्रारंभिक सामर्थ्य मिलता है और C2S से फाइनल स्ट्रेंथ या अंतिम सामर्थ्य मिलता है। इनिशियल स्ट्रेंथ होती है 28 दिन तक और अंतिम स्ट्रेंथ होती है 28 दिन से 1 साल तक। तो यदि हमें रैपिड हार्डनिंग सीमेंट बनाना है तो हमें प्रारंभिक सामर्थ्य अधिक चाहिए होगा। उसके लिए हम C3S की मात्रा बढ़ा देते हैं और C2S की मात्रा कम कर देते हैं। इस तरीके से जो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट बनता है उसमें 1 दिन का सामर्थ्य है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट या साधारण पोर्टलैंड सीमेंट के 3 दिन के सामर्थ्य के बराबर होता है। ये स्टेटमेंट मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, आप यहाँ से इसे देखकर समझ भी सकते हैं। इसका निर्माण वहाँ किया जाता है जहाँ पर सेटरिंग या शटरिंग को दोबारा इस्तेमाल करने के लिए जल्दी उतारना है। तो स्टेटमेंट में लिखा है कि इस सीमेंट का इस्तेमाल वहाँ नहीं किया जाता जहाँ पर अधिक मात्रा में कंक्रीट की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसकी जलायोजन ऊष्मा बहुत अधिक होती है। इसके कारण इसमें ठंडा होने पर क्रैक या दरारें पड़ जाती हैं। इस पॉइंट को हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में प्रारंभिक सामर्थ्य अधिक होता है क्योंकि इसमें हाइड्रेशन या जलायोजन प्रतिक्रिया बहुत तेज होती है। जब भी सीमेंट में पानी मिलाया जाता है तो जो प्रतिक्रिया होती है उसे हाइड्रेशन या जलायोजन कहते हैं और इस प्रतिक्रिया में उच्च मात्रा में हीट निकलती है जिसकी वजह से क्रैक पैदा हो जाते हैं। यहाँ पर मैंने एक ऐसी संरचना दिखा रखी जहाँ पर मास कंक्रीटिंग या अधिक मात्रा में कंक्रीट का इस्तेमाल किया गया है। जैसे ही कंक्रीट जलाभियोजित होगा तो जो बाहर का हिस्सा है, क्योंकि वो हवा या पानी के संपर्क में होता है इसलिए वो ठंडा हो जाता है, लेकिन जो अंदर का हिस्सा होता है उसका तापमान बढ़ता चला जाता है। इस वजह से यहाँ पर डिफरेंशियल क्रैक या तापमान की वजह से पड़ने वाले क्रैक पैदा हो जाते हैं और ये दिखने में कुछ ऐसे दिखाई पड़ते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो क्रैक दिखा रखे हैं ये टेम्परेचर डिफरेंशियल क्रैक के कारण है। ये जो क्रैक आप देख रहे हैं ये भी मास कंक्रीटिंग में रैपिड हार्डनिंग सीमेंट या उच्च जलायोजन ऊष्मा सीमेंट के इस्तेमाल के कारण पैदा हुए हैं।
क्योंकि हीट ऑफ हाइड्रेशन या जलायोजन ऊष्मा अधिक होती है, इस वजह से अधिक पानी की आवश्यकता होगी। और इस सीमेंट का इस्तेमाल उन स्थानों पर किया जाता है जहाँ पर अत्यधिक ठंड जैसे पाला पड़ता है, क्योंकि हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा है तो वो ऊष्मा ठंड का विरोध करने में समर्थ होती है। इसके कुछ गुण यहाँ पर लिखे हुए हैं। इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट, फाइनल सेटिंग टाइम 10 घंटे और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ये है। ये आपको ज़्यादा याद नहीं रखना है। बस आपको एक चीज़ और याद रखनी है, इसका इस्तेमाल सड़कों की मरम्मत, सेतु निर्माण व उन जगहों पर किया जाता है जहाँ पर संरचना पर बाहर डालने की जल्दी होती है, क्योंकि सड़क की मरम्मत में हम उसे ट्रैफिक के लिए जल्दी खोलना होता है। क्योंकि सीमेंट में क्विक सेटिंग पोर्टलैंड सीमेंट के बारे में भी पूछा गया है, तो हमें इसकी भी जानकारी होनी चाहिए कि क्विक सेटिंग सीमेंट किस तरह से बनाया जाता है। पहला स्टेटमेंट है, इस सीमेंट के निर्माण में जिप्सम सामग्री को त्वरित सेटिंग गुण प्राप्त करने के लिए कम किया जाता है। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसे हम समझना पड़ेगा। याद कीजिए, हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि ओपीसी सीमेंट में मौजूद जो यौगिक C3 और C4AF होता है, ये तुरंत सेटिंग या सेटिंग के लिए जिम्मेदार होते हैं। असल में जब सीमेंट क्लिंकर को पीसकर सीमेंट बनाया जा रहा होता है, उस समय उसमें जिप्सम मिलाया जाता है। ये जिप्सम C3A के चारों तरफ एक परत बना लेता है। यह परत C3A को वाटर के साथ जल्दी रिएक्ट करने नहीं देती। तो यदि हमें सीमेंट को क्विक सेटिंग बनाना है तो इसके लिए हमें इस जिप्सम को हटाना पड़ेगा। तो इसी वजह से क्विक सेटिंग सीमेंट में जिप्सम हटा दिया जाता है और C3 पानी के साथ रिएक्ट कर तुरंत सेटिंग को पैदा करता है, जो कि 5 मिनट के अंदर अंदर सेटिंग हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, यह ओपीसी की अपेक्षा अधिक महीन पीसा जाता है। इसमें सबसे खास बात आपको याद रखनी है कि यह सिर्फ जल्दी सेट होता है, ना कि जल्दी कठोर। इसका इनिशियल सेटिंग टाइम 5 मिनट होता है और फाइनल सेटिंग टाइम 30 मिनट होता है। और इसका उपयोग तब किया जाता है जब कंक्रीट को पानी के अंदर या बहते पानी में रखा जाना है। तो इसी के साथ तीसरा स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है। अब हम आते हैं चौथे स्टेटमेंट की ओर, जिसमें दिया गया है, सफ़ेद सीमेंट साधारण सीमेंट का ही एक प्रकार है जो कि रंग प्रदान करने वाले ऑक्साइड, जो कि ऑक्सीजन का एक यौगिक होता है, से मुक्त होते हैं। ये बात बिल्कुल सही है और एक बार हम इसे देख लेते हैं कि ये बात किस तरह से सही होती है। हम जानते हैं कि सीमेंट बनाने के लिए इन सभी कच्चे पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता है। इन सभी कच्चे पदार्थों में आयरन ऑक्साइड ऐसा मटेरियल होता है जो कि सीमेंट को रंग प्रदान करता है। तो यदि हमें सफ़ेद सीमेंट बनाना है तो हमें आयरन ऑक्साइड की मात्रा 1% से कम कर देनी होगी। वाइट सीमेंट बनाने के लिए सफ़ेद चौक व चाइना क्ले, चाइना चिकनी मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है। ये दोनों आयरन ऑक्साइड से मुक्त होते हैं और यदि हमें उसे कोई रंग देना है तो हमें 5 से 10% कलर या रंगीन वर्णक मिलाने होंगे। अब हैं कुछ रंगीन वर्णक जो आपको याद रखने पड़ेंगे। क्रोमियम ऑक्साइड, ये एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है। क्रोमियम ऑक्साइड या क्रोम आपको ग्रीन कलर प्रदान करता है। इस चित्र में आप देख सकते हैं, इस गाड़ी पर क्रोम कलर दिया गया है। कोबाल्ट ब्लू कलर देता है। मैग्नीज डाइऑक्साइड ब्राउन कलर का होता है और ये आयरन ऑक्साइड जो कि इस कलर का होता है। जब लोहे पर जंग लगती है तो आयरन ऑक्साइड बनता है, तो जो जंग या कोरोजन का कलर होता है वही आयरन ऑक्साइड का कलर होता है। इसका रंग है ब्राउन कलर। इसे धूसर कलर भी कहते हैं। ये सभी पॉइंट्स मैं डिस्कस कर चुका हूँ। फोर्थ पॉइंट है, सीमेंट की सफ़ेदी को मापने के लिए हंटर स्केल या ISI स्केल का इस्तेमाल किया जाता है। ये स्केल ये बताता है कि सीमेंट सफ़ेद कितना है। अगला स्टेटमेंट, यदि सफ़ेद सीमेंट को जलाया जाए तो उसमें भार की कमी 0 हो जाती है। जितने भी रंगीन वर्णक डिस्कस किए थे वो यहाँ पर लिखे हैं, क्रोमियम ऑक्साइड, कोबाल्ट, मैग्नीज डाइऑक्साइड एंड आयरन ऑक्साइड। वाइट सीमेंट का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? इसका इस्तेमाल टेराजो फर्श को बनाने में, दीवारों के प्लास्टर या सजावटी कार्यों के लिए किया जाता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि सीमेंट जिन यौगिकों से मिलकर बना होता है, जो कि यहाँ पर लिखे गए हैं, इनमें से कौन सा यौगिक ऐसा है जो पानी के साथ तुरंत प्रतिक्रिया करता है और जल्द से जल्द सेट हो जाता है। हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि C3A और C4AF दोनों क्विक सेटिंग के लिए जिम्मेदार होते हैं। इनमें C4AF सबसे पहले रिएक्ट करता है, उसके थोड़ा ही देर बाद C3A भी रिएक्ट करता है। हमें समझना होगा कि हाइड्रेशन का क्या मतलब होता है या जलायोजन क्रिया का क्या मतलब होता है। जब भी सीमेंट में पानी मिलाया जाता है तो हाइड्रेटेड या जलाभियोजित सीमेंट बनता है और साथ में हीट निकलती है। इसी तरीके से जब लाइम या चूने में पानी मिलाया जाता है तो हाइड्रेटेड या स्लेक्ड लाइम, इसे बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, प्लस हीट मतलब ऊष्मा निकलती है। क्योंकि सीमेंट में 60 से 70% तक लाइम होता है, इसकी प्रतिक्रिया लगभग लाइम के पानी में मिलाने की प्रतिक्रिया के बराबर होती है। हम देखते हैं कि यदि लाइम में पानी मिलाया जाए तो होता क्या है।
आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये पानी रखा है, इसमें हम लाइम मिला रहे हैं। तो जैसे जैसे आप पानी में लाइम मिलाते चले जाते हैं ये पानी गर्म होना स्टार्ट हो जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पानी किस तरह से उबलना शुरू हो गया है, इसमें से यहाँ तक कि भाप भी निकलने लगती है। तो जब लाइम में पानी मिलाया जाता है तो बहुत अधिक हीट ऑफ हाइड्रेशन निकलती है, लेकिन जब सीमेंट में पानी मिलाया जाता है, क्योंकि सीमेंट में लाइम के साथ और अधिक यौगिक भी होते हैं, इसलिए इतनी हीट ऑफ हाइड्रेशन तो नहीं निकलती। इससे हम समझ सकते हैं कि हाइड्रेशन प्रतिक्रिया किस हद तक ऊष्मा पैदा कर सकती है। तो जैसे ही सीमेंट में पानी मिलाया जाता है तो रेट ऑफ हाइड्रेशन या जलायोजन अभिक्रिया की दर के अनुसार सबसे पहले C4AF रिएक्ट करता है, उसके बाद C3A, उसके बाद C3S और उसके बाद C2S। और अगर हम हीट इवोल्यूशन ऊष्मा ऊर्जा पैदा होने के अनुसार अगर हम इन्हें श्रेणीबद्ध करते हैं तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा ऊष्मा C3A से निकलती है, फिर C3S से, फिर C4AF से और C2S से। ये 4 लिखा हुआ है यहाँ पर। आप इस ग्राफ से ये समझ सकते हैं जैसे ही सीमेंट में पानी मिलाया जाता है तो सीमेंट में उपस्थित C4AF सबसे पहले रिएक्ट करता है, उसके बाद C3A, उसके बाद C3S और सबसे बाद में C2S रिएक्ट करता है। ये दोनों सेटिंग के लिए जिम्मेदार होते हैं और ये दोनों सीमेंट के किसके लिए जिम्मेदार होते हैं? सामर्थ्य के लिए जिम्मेदार होते हैं। हमें समझना पड़ेगा ट्राई कैल्शियम सिलिकेट क्या होता है। ये सभी पॉइंट एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट को C3S के नाम से जाना जाता है और एलाइट के नाम से भी जाना जाता है, और इसका जो पूरा फॉर्मूला है 3CaOSiO2। C3S में जो C है वो कैल्शियम के लिए है और S का मतलब सिलिकेट है। इसमें बेस्ट सीमेंटिंग प्रॉपर्टी होती है और ये सीमेंट को उच्च प्रारंभिक सामर्थ्य प्रदान करता है। इसलिए जिस सीमेंट में हमें उच्च प्रारंभिक सामर्थ्य चाहिए होता है तो वहाँ पर हम C3S की मात्रा बढ़ा देते हैं। और इसमें दूसरी बात आती है, जो क्लिंकर होता है जिसको पीस कर सीमेंट बनाया जाता है, इसके कारण वो क्लिंकर आसानी से पीसा जाता है। यह ठंड व विगलन फ्रीजिंग एंड थॉइंग के विरुद्ध भी अवरोध पैदा करता है, क्योंकि ये तुरंत प्रतिक्रिया करता है, इसलिए इसमें हाइड्रेशन तेज होता है और इसी वजह से हीट ऑफ हाइड्रेशन भी इसकी ज़्यादा होती है। अगर इसकी मात्रा एक्सेस है या अधिकता में है तो ये सीमेंट की पानी में घुलनशीलता बढ़ाता है और ये हीट को भी बढ़ाता है। इन सभी पॉइंट में हमें ये समझना है कि ये फ्रीजिंग एंड थॉइंग क्या होता है। कंक्रीट एक पोरस या छिद्रयुक्त पदार्थ होता है जिसमें छोटे छोटे क्रैक मौजूद होते हैं और जब ये क्रैक पानी के संपर्क में आते हैं तो इनमें पानी भर जाता है। पानी में एक खास गुण होता है, जब भी उसे जमाया जाता है तो उसका आयतन बढ़ जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रैक में जो पानी बढ़ा है वो जम चुका है, इस वजह से उसका आयतन बढ़ा, इस वजह से जो क्रैक हैं वो एक्सपैंड कर जाएंगे या उनका आयतन भी बढ़ जाएगा। और जब यह बर्फ़ गलेगी तो उसका आयतन फिर कम होगा, तो ये जो क्रैक है ये छोटे पड़ जाएंगे। इस वजह से इन क्रैक में जो बार बार आयतन में बढ़ोतरी हो रही है और जो कमी हो रही है वही फ्रीजिंग एंड थॉइंग के द्वारा पैदा होने वाले क्रैक्स को जन्म देती है। अब हम आते हैं नेक्स्ट यौगिक पर, इसे बोलते हैं डाई कैल्शियम सिलिकेट या बेलाइट, या इसे C2S के नाम से भी जाना जाता है। फर्स्ट पॉइंट यह सीमेंट को सामर्थ्य 28 दिनों के बाद प्रदान करना शुरू करता है, क्योंकि ये बहुत धीरे जलाभियोजित होता है। दूसरी बात, यह चरम सामर्थ्य के लिए जिम्मेदार होता है। चरम सामर्थ्य का मतलब होता है 28 दिन के बाद जो सामर्थ्य आता है उसे चरम सामर्थ्य बोला जाता है। यह रासायनिक हमले के प्रति प्रतिरोध प्रदान करता है, ये बात भी इसकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला स्टेटमेंट है, यदि C2S की मात्रा बढ़ा दी जाए तो क्लिंकर को पीसना कठिन हो जाता है, शुरुआती ताकत में कमी हो जाती है और शुरुआती समय में ठंड और विगलन के प्रति विरोध भी कम हो जाता है। ये जलायोजन ऊष्मा को भी कम करता है। इसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन 260 जूल प्रति ग्राम है, मतलब 1 ग्राम C2S 260 जूल एनर्जी पैदा करता है। अब हम आते हैं अगले यौगिक पर, इसका नाम है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, इसे सेलाइट भी बोला जाता है। इसकी मात्रा 10% होती है और इसे C3A के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहला पॉइंट, यह पानी के साथ तुरंत अभिक्रिया करता है और सीमेंट के तुरंत या अचानक होने वाली सेटिंग के लिए जिम्मेदार होता है, जिसको रोकने के लिए इसमें 2 से 3% तक जिप्सम मिलाया जाता है, तो इसकी सेटिंग की तीव्रता कम हो जाती है। यह प्रारंभिक जमाव काल के कम होने, उच्च जलायोजन ऊष्मा व आयतन में होने वाले परिवर्तन की उच्च प्रवृत्ति के लिए जिम्मेदार होता है। अगला पॉइंट, यह सल्फर के कारण होने वाले दुष्प्रभाव को कम करता है। इसकी जलायोजन ऊष्मा 865 जूल पर ग्राम है, जो सबसे अधिक होती है। इसके बाद आते हैं हम चौथे यौगिक पर, जिसका नाम है C4AF। इसको टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनाफेरेट, टेट्रा का मतलब होता है 4 और इसकी मात्रा 10% होती है। यह भी सेटिंग के लिए काम करता है। इससे तुरंत या अचानक होने वाली सेटिंग होती है। यदि इसकी मात्रा बढ़ा दी जाए तो सामर्थ्य में थोड़ी कमी आ जाती है। इसमें सबसे तुच्छ सीमेंटिंग गुण होते हैं। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सीमेंट के सामर्थ्य के बारे में सही है।
पहला स्टेटमेंट, पार्टिकल्स या कण जिनका आकार 4 माइक्रोमीटर से कम होता है वो सीमेंट की श्यानता या विस्कोसिटी को बढ़ाते हैं। दूसरा पॉइंट, यदि सीमेंट के कुछ हिस्सों को महीन राख से बदल दिया जाए तो उसके सामर्थ्य में बढ़ोतरी होती है। तो इसका आंसर है सी, पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट दोनों सही है। अब हम देखते हैं दोनों को वन बाय वन। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर 2 द्रव लिए हैं, एक में वाटर है या पानी है, दूसरे में हनी या शहद है। पानी पतला होता है और हनी गाढ़ा होता है और इसकी श्यानता ज़्यादा होती है, इसलिए इस पर काम करना इतना आसान नहीं होता। तो पहला स्टेटमेंट सही है। जैसे जैसे सीमेंट के कणों के आकार में कमी आती जाएगी सीमेंट की श्यानता भी बढ़ती जाएगी, क्योंकि सीमेंट के कणों का आकार जैसे जैसे कम होता जाएगा उसे पानी में मिलाने पर जो घोल है वो अधिक चिपचिपा होता चला जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा फ्लाई ऐश, इसका क्या मतलब होता है। फ्लाई ऐश थर्मल पावर प्लांट से निकलने वाले धुएं में से प्राप्त होती है। थर्मल पावर प्लांट वो होता है जहाँ पर कोयले का इस्तेमाल बिजली बनाने के लिए किया जाता है। फ्लाई ऐश बहुत महीन होती है और ये दिखने में कुछ इस तरीके की होती है। इसका संयोजन भी लगभग सीमेंट की तरह होता है। फ्लाई ऐश इतनी महीन होती है कि ये हवा में उड़ने लगती है, इसी वजह से इसका नाम फ्लाई ऐश या उड़ती हुई राख रखा गया है। थर्मल पावर प्लांट से पैदा हुआ ये वेस्ट प्रोडक्ट बहुत अधिक मात्रा में पैदा होता है और इसको निपटाना एक वातावरण के लिए बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। फ्लाई ऐश को धुएं में से निकालने के लिए उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर या विद्युत स्थैतिक अवक्षेपक से होकर गुजारा जाता है। ऐसा करने से धुएं में उपस्थित महीन फ्लाई ऐश अलग हो जाती है और इसका क्या प्रोसेस होता है ये भी हम देख लेते हैं। इस चित्र में धुएं को इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर से होकर गुजारा जा रहा है। शुरुआत में फ्लाई ऐश के कण जो कि ग्रीन कलर से दिखाए गए हैं उन पर कोई आवेश नहीं है। जैसे ही ये एनोड के संपर्क में आते हैं इन पर नेगेटिव चार्ज पैदा हो जाता है और जैसे ही ये नेगेटिव चार्ज फ्लाई ऐश के कण कैथोड के संपर्क में आते हैं तो ये कैथोड से चिपक जाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं जब भी नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज के संपर्क में आता है तो दोनों में बहुत अट्रैक्शन होता है। तो फ्लाई ऐश के कण इस कैथोड पर चिपक जाते हैं जिन्हें बाद में यहाँ से निकाल लिया जाता है। ये दोनों पॉइंट मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट। अब हम आते हैं तीसरे पॉइंट में, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये कहता है फ्लाई ऐश में खुद का कोई बंधक गुण या सीमेंटिंग गुण नहीं होता, लेकिन जब इसे चूने या सीमेंट के साथ इस्तेमाल किया जाता है तो इसमें बंधक गुण पैदा हो जाता है। तो देखते हैं इसका क्या मतलब है। पहले स्टेटमेंट में हमने फ्लाई ऐश और सैंड और पानी को मिलाया है, हमने कोई सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया है। तो ऐसा करने पर ना तो कोई सीमेंटिंग गुण होगा, ना ही कोई हाइड्रेशन होगा, ना ही इसमें स्ट्रेंथ डेवलप होगी। सीमेंटिंग गुण का मतलब है कोई भी चिपकने जैसा कार्य नहीं होगा। यदि आप फ्लाई ऐश में सीमेंट जोड़ देते हैं, जैसे मान लीजिए आपने 30% फ्लाई ऐश लिया और 70% सीमेंट लिया और उसमें पानी और सैंड मिलाया, तो इसमें सीमेंटिंग गुण भी आएगा, इसमें जलायोजन अभिक्रिया होगी और इसमें स्ट्रेंथ या सामर्थ्य भी पैदा होगा। फ्लाई ऐश सीमेंट को बनाने के लिए सीमेंट क्लिंकर में 10 से 30% फ्लाई ऐश को मिलाया जाता है और उसको पीसने के बाद आपको फ्लाई ऐश सीमेंट मिलता है। ये एक फ्लाई ऐश बेस्ड सीमेंट का कट्टा है। ये IS 1489 के अकॉर्डिंग बनाया गया है। अब हम फ्लाई ऐश सीमेंट की कुछ खास बातें देखते हैं। ये OPC सीमेंट से महीन होता है क्योंकि फ्लाई ऐश के कण सीमेंट से भी महीन होते हैं। इसमें ब्लीडिंग या स्राव नेग्लिजिबल, बिल्कुल नगण्य होता है। अब इस ब्लीडिंग का क्या मतलब होता है, यहाँ पर आप ब्लीडिंग का उदाहरण देख सकते हैं। ये ताज़ा बिछाया कंक्रीट है और ये जो आप इसके ऊपर पानी पड़ा हुआ देख रहे हैं ये कंक्रीट के अंदर से ऊपर तक आ चुका है। यहाँ पर मैंने ताज़े बिछाए कंक्रीट का एक क्रॉस सेक्शन दिखा रखा है। इसमें पानी नीचे से उठकर ऊपर आ रहा है और ये ऊपर ऐसे जमा हो जा रहा है। जब ये कंक्रीट सूखेगा, जिस रास्ते से पानी ऊपर आया था वो एक क्रैक के रूप में रह जाएंगे। ब्लीडिंग का मुख्य कारण बायंसी या उत्प्लावन बल होता है। आप जानते हैं कि तेल पानी में ऊपर तैरता है, लकड़ी पानी में ऊपर तैरती है और लोहे का एक टुकड़ा पानी में नीचे डूब जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तेल का घनत्व पानी से कम होता है, लकड़ी का घनत्व भी पानी से कम होता है, लेकिन जो लोहा है उसका घनत्व पानी से ज़्यादा होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी या विशिष्ट गुरुत्व घनत्व को दर्शाता है। ऑयल की स्पेसिफिक ग्रेविटी पानी की स्पेसिफिक ग्रेविटी से कम होती है। इसी प्रकार लकड़ी की स्पेसिफिक ग्रेविटी पानी की स्पेसिफिक ग्रेविटी से कम होती है और जो लोहा है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी पानी की स्पेसिफिक ग्रेविटी से ज़्यादा होती है। इसका मतलब यदि हम दो पदार्थ मिलाएं तो जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होगी वह दूसरे के ऊपर आ जाएगा। एक ताज़ा बनाया कंक्रीट पानी, सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट इन सब से मिलकर बनता है। पानी की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1, सीमेंट की 3.14, ये एग्जाम में पूछी भी जाती है, और सैंड और एग्रीगेट की स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.67 होती है। तो आप इसमें देख सकते हैं सबसे कम स्पेसिफिक ग्रेविटी या घनत्व किसका है, पानी का।
इस वजह से फ्रेश कंक्रीट में जो पानी होता है उस पर एक नेचुरल उत्प्लावन बल लगता है और वो उठकर बाहर आने की उसकी प्रवृत्ति होती है। इसको रोकने के लिए क्या किया जाता है? इसको रोकने के लिए वेल ग्रेडेड एग्रीगेट इस्तेमाल करने चाहिए। दूसरा, उन्हें अच्छी तरह से मिक्स करना चाहिए, क्योंकि फ्लाई ऐश सीमेंट में फ्लाई ऐश के कण होते हैं, वो पानी को सोख लेते हैं। इस वजह से फ्लाई ऐश सीमेंट से पैदा किए गए कंक्रीट में ब्लीडिंग नेग्लिजिबल या नगण्य होती है। फ्लाई ऐश सीमेंट में हीट ऑफ हाइड्रेशन या जलयोजन ऊष्मा जो होती है वो थोड़ी कम होती है, क्योंकि इस सीमेंट में फ्लाई ऐश के कण मौजूद हैं जो कि कुछ समय के लिए निष्क्रिय रहते हैं। इस वजह से सेटिंग टाइम भी बढ़ जाता है। फ्लाई ऐश सीमेंट में जो परमिएबिलिटी या पारगम्यता होती है वो कम होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसमें महीन कण मौजूद होते हैं फ्लाई ऐश के। और आप ये जानते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि रेत जिसके कण मोटे होते हैं उसकी परमिएबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, और क्ले सॉइल जिसके कण बहुत महीन होते हैं उसकी परमिएबिलिटी बहुत कम होती है। फ्लाई ऐश सीमेंट का ठंड व विगलन के प्रति उच्च प्रतिरोध होता है। ये हमें समझना पड़ेगा कि फ्रीजिंग एंड थॉइंग मतलब ठंड व विगलन का क्या मतलब होता है। इसमें सबसे पहले आपको ये बात जाननी होगी, जब भी पानी को जमाया जाता है ठंड से तो उसका आयतन बढ़ता है। यहाँ पर मैंने कंक्रीट का एक क्रॉस सेक्शन दिखा रखा है, इसमें कुछ क्रैक पड़े हैं। पानी के संपर्क में आने पर इन क्रैक्स में पानी भर जाएगा, और जब तापमान बहुत कम हो जाएगा तो इन क्रैक में जो पानी है वो जम जाएगा, और जमने से पानी का आयतन बढ़ता है, इसलिए जो क्रैक हैं ये एक्सपैंड करेंगे, विस्तार करेंगे, और जब तापमान बढ़ेगा तो फिर दोबारा से ये जो जमा हुआ पानी था ये पिघलेगा, तो ये जो क्रैक एक्सपैंड हुए थे ये फिर से श्रिंक या संकुचित हो जाएंगे। इन क्रैक्स या दरारों का बार बार फैलना व संकुचित होना ही फ्रीजिंग एंड थॉइंग कहलाता है। इस वजह से ये क्रैक आकार में बड़े होते चले जाते हैं और कंक्रीट कमज़ोर होता चला जाता है। अब हम आते हैं अगले स्टेटमेंट। जो फ्लाई ऐश सीमेंट होता है वो क्लोराइड अटैक और सल्फर अटैक दोनों के विरुद्ध बहुत ऊंचा प्रतिरोध रखता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लोराइड अटैक ने बीम को किस तरह से ख़राब कर दिया है। ये जितना भी यहाँ पर जंग लगा हुआ है ये क्लोराइड अटैक का उदाहरण है। एक दूसरे उदाहरण में आप क्लोराइड अटैक देख सकते हैं किस तरह से हो रहा है। यहाँ पर भी क्लोराइड अटैक के कारण सरिये में जंग लग चुका है और ये जो क्लियर कवर है वो नीचे गिर गया है। यहाँ पर मैंने बीम का एक क्रॉस सेक्शन दिखा रखा है जिसमें ये 4 सरिये लगे हुए हैं। क्लोराइड आयन अटैक अधिकतर समुद्री इलाकों में होता है, क्योंकि समुद्री पानों में नमक होता है जिसका फार्मूला NaCl होता है। इसमें Na+ और Cl- आयन होते हैं, और यही जो Cl- या क्लोराइड आयन है यही अटैक को शुरू करते हैं। ये क्लोराइड आयन कंक्रीट में दरारों से या उसकी पारगम्यता से कंक्रीट में प्रवेश कर जाते हैं और इन सरियों के संपर्क में आ जाते हैं। जब क्लोराइड आयन सरियों के संपर्क में आते हैं तो उन पर जंग लग जाता है, और जब भी स्टील या आयरन पर जंग लगता है तो उनका आयतन बढ़ जाता है। क्योंकि इन सरियों का आयतन बढ़ चुका है इस वजह से यहाँ पर क्रैक पड़ना स्टार्ट हो जाता है, और अगर ये क्रैक एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो ये नीचे जितना भी आप क्लियर कवर देते हैं ये टूट कर नीचे गिर जाता है और जंग लगे हुए सरिये साफ दिखने लगते हैं। अब हम आते हैं सल्फेट अटैक पर। यहाँ पर जो कंक्रीट की सरफेस में जो हानि हुई है वो सल्फेट अटैक की वजह से हुई है। यहाँ पर जो आप कंक्रीट की सतह देख रहे हैं और ये इस तरह से फूल गई है और टूटने भी लगी है कहीं कहीं पर, ये सल्फेट अटैक के कारण होता है। अब सबसे पहली बात आती है कि ये सल्फेट अटैक होता क्या है। जब भी हार्ड कंक्रीट या कठोर कंक्रीट सल्फेट आयन के संपर्क में आता है तो वो जगह जगह से फूल जाता है, जिस वजह से उसमें क्रैक पड़ जाती हैं और वो टूटना स्टार्ट कर देता है। अब दूसरी बात ये आती है कि सल्फेट आयन आते कहाँ से हैं। ये पानी में मौजूद हो सकते हैं घुलनशील आयनों के रूप में, जैसे मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। कोई मृदा हो सकती है जिनमें ये सल्फेट आयन पैदा हो सकते हैं, या जो सीवर पाइप होता है उसके पानी में सल्फेट आयन होते हैं। मतलब किसी भी तरह से हार्ड कंक्रीट सल्फेट आयनों के प्रभाव में आना चाहिए, तभी सल्फेट अटैक होगा। जैसे आप देख सकते हैं इस पानी में सल्फेट मौजूद है, इस वजह से यहाँ पर सल्फेट अटैक हुआ। इस पानी में सल्फेट आयन मौजूद है जिस वजह से यहाँ पर सल्फेट अटैक हो रहा है। थोड़ा डिटेल में देखते हैं। जब कंक्रीट में मौजूद C3 जब सल्फेट आयन के संपर्क में आता है तो ये कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनेट में कन्वर्ट हो जाता है। इस कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनेट का आयतन प्रारंभिक C3A के आयतन से लगभग दुगना होता है। आप यहाँ नीचे चित्र में देख सकते हैं ये छोटे छोटे C3A के कण हैं। जब ये सल्फेट आयन के संपर्क में आए तो ये कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनेट के बड़े बड़े कण बन गए। क्योंकि कंक्रीट के अंदर एक पदार्थ है जिसका आयतन अचानक से बढ़ जाता है तो फिर इसमें क्रैक पड़ जाएंगे, यही सल्फेट अटैक होता है। फ्लाई ऐश सीमेंट की आखिरी जो खास बात है उसमें
जहाँ भी फ्लाई ऐश सीमेंट इस्तेमाल किया जाता है वहाँ पर एल्कली एग्रीगेट एक्सपेंशन जो होता है, क्षारीय मिलावा विस्तार, वो कम होता है। हमें ये समझना पड़ेगा कि एल्कली एग्रीगेट एक्सपेंशन क्या होता है। आप इस फिगर में देख सकते हैं कि एल्कली एग्रीगेट रिएक्शन के द्वारा कंक्रीट की संरचना को कितना बुरा प्रभाव पड़ता है। अब हम देखते हैं ये एल्कली एग्रीगेट रिएक्शन या क्षार मिलावा प्रतिक्रिया होती कैसे है। हम जानते हैं कि Na2O और K2O क्षारीय तत्व होते हैं जो कि सीमेंट में कच्चे पदार्थ के रूप में मिलाए जाते हैं। यदि इनकी मात्रा अधिक है और यदि कंक्रीट में साधारण मिलावे के अलावा एक ऐसा मिलावा इस्तेमाल कर लिया गया है जो कि सीमेंट में मौजूद क्षारीय तत्वों के विरुद्ध प्रतिक्रिया करता है, तो मॉइस्चर पाने पर कंक्रीट के अंदर एक्सपेंशन हो जाता है जिससे क्रैक पड़ जाती है। ये रिएक्टिव एग्रीगेट जो कि गलती से मिला लिया जाता है वो ट्रैप्स, ओपेलाइन, एंडेसाइट, रायोलाइट, सिलिशियस लाइमस्टोन, एक ऐसा लाइमस्टोन जिसमें सिलिका मौजूद है। यदि ऐसे एग्रीगेट गलती से इस्तेमाल कर लिए गए हैं तो क्षार मिलावा प्रतिक्रिया जरूर होगी। मैंने फ्लाई ऐश के सभी ये गुण मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं, आप यहाँ से भी इन्हें पढ़ सकते हैं। फ्लाई ऐश कंक्रीट टेक्नोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। यहाँ से पढ़ने के बाद अब आपको और कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। जिस क्वेश्चन की हम बात कर रहे थे उसमें पहला स्टेटमेंट सही है और दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। अब हम समझ चुके हैं कि फ्लाई ऐश का क्या मतलब होता है, तो अब हम इस स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं। ये स्टेटमेंट कहता है कि सीमेंट में यदि फ्लाई ऐश मिला दी जाए तो उसके सामर्थ्य में बढ़ोतरी होती है। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि सीमेंट में C3S और C2S जो होते हैं वो स्ट्रेंथ के लिए जिम्मेदार होते हैं और C3 और C4AF सेटिंग के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो यदि OPC सीमेंट की बात की जाए तो C3S और C2S पानी के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट बनाते हैं। ये जो कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट होता है ये ही सीमेंट में सामर्थ्य के लिए जिम्मेदार होता है। फ्लाई ऐश सीमेंट में C3S और C2S तो होते ही हैं, लेकिन एक्स्ट्रा फ्लाई ऐश भी होती है जो कि एक्स्ट्रा CSH बना देती है। तो इसलिए जो फ्लाई ऐश सीमेंट होता है उसमें OPC सीमेंट के मुकाबले अधिक सामर्थ्य आ जाता है। तो इसी वजह से सेकंड स्टेटमेंट सही हो जाता है और आप इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर भी देख सकते हैं। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें पूछा गया है सीमेंट का उच्च प्रारंभिक सामर्थ्य या हाई अर्ली स्ट्रेंथ निम्न में से किसके परिणाम स्वरूप होता है, और इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला फाइन ग्राइंडिंग, महीन पीसने की वजह से, दूसरा चूने की मात्रा कम करने से, तीसरा उच्च तापमान पर जलाने से और चौथा जिप्सम की मात्रा बढ़ाने से। इसका आंसर है फर्स्ट एंड थर्ड। अभी देखते हैं ये किस तरीके से आया है। पहले स्टेटमेंट का आंसर ये दिया गया है, जब सीमेंट को महीन पीसा जाता है तो उसका विशिष्ट क्षेत्रफल बढ़ जाता है, इसलिए पानी के पास प्रतिक्रिया करने के लिए अधिक सतह क्षेत्र होता है। इसके परिणाम स्वरूप जलायोजन प्रतिक्रिया में वृद्धि होती है और शुरुआती सामर्थ्य में भी वृद्धि होती है। सबसे पहली बात, स्पेसिफिक सरफेस एरिया किसे कहते हैं और महीन होने के साथ साथ स्पेसिफिक सरफेस एरिया किस तरह से बढ़ता चला जाता है। सबसे पहले हमें समझना होगा कि स्पेसिफिक सरफेस एरिया या विशिष्ट सतही क्षेत्रफल क्या होता है। कोई भी पदार्थ है, यदि आपको उसका कुल सतही क्षेत्रफल या टोटल सरफेस एरिया पता है और उसका मास या द्रव्यमान पता है तो इस फॉर्मूले से आप स्पेसिफिक सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। अब हम एक उदाहरण लेते हैं जिसमें स्पेसिफिक सरफेस एरिया निकाला गया है। ये एक क्यूब या घन है जिसकी साइड 1 मीटर की है, तो इसका टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर बराबर 6 मीटर स्क्वायर होगा। मान लीजिए इसमें मास या द्रव्यमान 100 किलोग्राम है, तो स्पेसिफिक सरफेस एरिया होता है टोटल सरफेस एरिया डिवाइडेड बाई मास, तो देयरफॉर 6/100 मीटर स्क्वायर पर केजी। तो ये हो जाता है स्पेसिफिक सरफेस एरिया। अब हम ये देखेंगे कि किसी पदार्थ को यदि तोड़कर छोटा कर दिया जाए तो उसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया किस तरह से बढ़ता है। यहाँ पर एक क्यूब लिया गया है जिसकी भुजा है 2a, तो इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 6 गुणा 2a का स्क्वायर बराबर 24a स्क्वायर और इसका स्पेसिफिक सरफेस हो गया 24 स्क्वायर बाई m। अब हम इस घन को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर आधे आधे हिस्सों में बांट देंगे, जिससे 4 हिस्से तो ऊपर आएंगे और 4 ही हिस्से नीचे आएंगे। तो अब टोटल सरफेस एरिया बढ़कर हो जाएगा 48a स्क्वायर और स्पेसिफिक सरफेस एरिया हो जाएगा आपका 48 स्क्वायर बाई m, 48a स्क्वायर बाई m। तो इससे आप समझ सकते हैं यदि किसी पदार्थ को तोड़कर छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाए तो उसका विशिष्ट क्षेत्रफल बढ़ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तोड़ने की वजह से कुछ नई सतह उभर कर आ जाती हैं, इस वजह से स्पेसिफिक सरफेस एरिया बढ़ जाता है। यदि मैं कुछ समय के लिए इस डायग्राम को सीमेंट का एक कण मानूं तो पहले सीमेंट को पानी के साथ रिएक्ट करने के लिए सिर्फ इतना सतह मिल रहा था जो चारों तरफ का सतही क्षेत्रफल मौजूद है और ये 24a स्क्वायर के बराबर है। और जब इसको तोड़कर 8 हिस्सों में बांट दिया गया तो पानी को प्रतिक्रिया करने के लिए जो टोटल सरफेस एरिया मिल रहा है वो बढ़कर 48a स्क्वायर हो गया। यदि सीमेंट के कणों को महीन कर दिया जाता है तो पानी को प्रतिक्रिया करने के लिए क्षेत्रफल बढ़ जाता है।
इस वजह से उच्च प्रारंभिक सामर्थ्य प्राप्त होता है। ये पूरी एक्सप्लेनेशन आप फर्स्ट स्टेटमेंट को पढ़कर समझ सकते हैं। यदि सीमेंट के कच्चे पदार्थों में चूने की मात्रा कम कर दी जाए तो सीमेंट में C2S की मात्रा बढ़ जाती है और C3S की मात्रा कम हो जाती है। और आप जानते हैं कि C2S अंतिम सामर्थ्य के लिए जिम्मेदार होता है और C3S प्रारंभिक सामर्थ्य के लिए जिम्मेदार होता है। यदि C3S की मात्रा कम हो जाती है तो प्रारंभ में सामर्थ्य कम होगा। इस वजह से धीरे कठोर होने वाला सीमेंट बनेगा जो कि कम जलायोजन ऊष्मा पैदा करेगा। अब हम चलते हैं अगले स्टेटमेंट की ओर। यदि सीमेंट का निर्माण करते समय तापमान में वृद्धि कर दी जाए तो C3A का अनुपात बढ़ जाता है, जिस वजह से उच्च प्रारंभिक शक्ति प्राप्त होती है। तो इस वजह से पहला स्टेटमेंट सही हुआ, दूसरा स्टेटमेंट गलत और तीसरा सही। अब हम आते हैं चौथे स्टेटमेंट पर, इंक्रीजिंग द क्वांटिटी ऑफ जिप्सम, जिप्सम की मात्रा बढ़ाने से। चौथा स्टेटमेंट अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, जिप्सम को सीमेंट में इसलिए मिलाया जाता है ताकि उसकी सेटिंग धीरे हो जाए, क्योंकि वो C3A को पानी के साथ रिएक्ट होने से रोकता है। इस वजह से चौथा स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा गया है और इसको आप सभी लगभग जानते भी होंगी। पोर्टलैंड सीमेंट की एक बोरी जिसका वजन 50 किलोग्राम है में सामान्यतः कितना स्थूल आयतन होगा? सबसे पहली बात होती है बल्क वॉल्यूम। ये क्या चीज़ होती है? मान लीजिए ये मैंने एक कंटेनर या पात्र ले रखा है जिसमें मैंने कुछ बड़े बड़े पत्थर भर रखे हैं। तो टोटल वॉल्यूम या बल्क वॉल्यूम होता है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, मतलब ये जो 6 सॉलिड है उनका आयतन, प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। वॉइड का मतलब ये जो बीच का जो रिक्त स्थान है उसे भी आप इसमें लेंगे। हम जानते हैं आयतन बराबर होता है द्रव्यमान बटे घनत्व। सीमेंट की बोरी का द्रव्यमान 50 किलो है और जो सीमेंट की बोरी का जो घनत्व होता है वो 1440 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। तो इस वजह से आयतन आ जाता है 0.0347 मीटर क्यूब। मीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए उसमें 1000 की मल्टीप्लाई की जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका 34.7 लीटर, या इसे हम अप्रॉक्सीमेटली 35 लीटर्स भी कह सकते हैं।